अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। पहले पार्ट में हमने अलॉटमेंट के बारे में पढ़ा था और इसके साथ साथ हमने जो रूल्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं व्हेन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर टेकिंग प्लेस उनके बारे में पढ़ा था और एक पूरा प्रोसेस पढ़ा था कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किस तरह की जाती है, क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि जब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स किए जाते हैं तो कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि कंपनी को फॉलो करनी होती हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन जो कि है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कहते हैं जब कंपनी पहली दफा अपने शेयर्स को बेच रही होती है और इन रिटर्न जो उसको कैपिटल मिलता है उसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, और जब शेयर होल्डर पहली दफा शेयर्स को खरीदता है तो उसको हम सब्सक्राइबिंग ऑफ द शेयर्स कहते हैं। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन से मुराद यह है कि कोई लिमिट होगी जो कि कंपनी ने तय की होगी, या तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तय की गई होगी, या जब भी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की जा रही होगी तब जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कोई लिमिट होगी कि कम से कम इतने पैसे अगर हमें सब्सक्रिप्शन के मिल जाएं तब हम जो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करेंगे। तो ये पाबंदी है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जैसी ही पूरी होगी तभी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो है टेक प्लेस हो सकते हैं। अदरवाइज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स नहीं होंगे, कंपनी शेयर्स को नहीं देगी जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी ना हो जाए। ठीक हो गया। सेकंड रिस्ट्रिक्शन है मनी टू बी डिपॉजिटेड इन अ स्केड्यूल्ड बैंक। स्केड्यूल्ड बैंक वो बैंक होता है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की लिस्ट में शामिल होता है, जिसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रूल्स एंड रेगुलेशंस लगती हैं, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर आता है, उसको हम स्केड्यूल्ड बैंक कहते हैं। तो जो भी सब्सक्रिप्शन की मनी रिसीव होगी शेयर होल्डर से वो क्या होगा, डिपॉजिट करा दी जाएंगी स्केड्यूल बैंक में। कोई भी स्केड्यूल बैंक हो उसमें हम डिपॉजिट करवा देंगे। हमसे मुराद कंपनी जो कि रिसीव कर रही है कैपिटल को, सब्सक्रिप्शन को, तो वो क्या करेंगे, स्केड्यूल बैंक में ये मनी डिपॉजिट करवा देंगे। थर्ड रिस्ट्रिक्शन है फुल नॉमिनल वैल्यू, कि शेयर पर जो लिखी गई वैल्यू होती है उसको नॉमिनल या फेस वैल्यू कहा जाता है। तो जितनी वैल्यू उस पे लिखी हुई है उस वैल्यू को सब्सक्राइब करना जरूरी है। फुल वैल्यू, फुल नॉमिनल वैल्यू देना जरूरी है। ठीक हो गया। फिर है सेकंड लास्ट है हमारे पास रिपेमेंट ऑफ मनी। अगर ऊपर दी गई रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं किया गया, फॉर एग्जांपल मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी नहीं हुई, या जो है स्केड्यूल्ड बैंक में मनी डिपॉजिट नहीं हुई, या फुल नॉमिनल वैल्यू नहीं मिली, तो हम 40 डेज के अंदर अंदर, जो कि प्रोस्पेक्टस के इश्यू होने के बाद 40 डेज के अंदर अंदर अगर ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं किया गया तो क्या होगा, कंपनी जो है रिपेमेंट ऑफ मनी, जो इतनी मनी उन्होंने रिसीव की है शेयर्स की एप्लीकेशंस के साथ, तो वो क्या करेगी, रिपे करेगी। ठीक हो गया। और जो एक्सेप्टेंस है, अगर फॉर एग्जांपल सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर दिया गया, पूरे रूल्स को जो है के मुताबिक जो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो रही है, उसका प्रोसेस हो रहा है, तो जब एक्सेप्ट करती है कंपनी के शेयर्स होल्डर को शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं, तब जो एक्सेप्टेंस है वो मस्ट बी अनकंडीशनल, वो कंडीशनल नहीं हो सकती। एक्सेप्टेंस हमेशा जो है अनकंडीशनल होती है। कि फॉर एग्जांपल हमने उसमें पढ़ा था बिजनेस लॉ में, फॉर एग्जांपल ए बी पर जो है अपनी बाइक बेचना चाहता है, तो ए को बी ऑफर करता है कि मैं आपसे ये बाइक 25,000 पर ले लूंगा। अगर बी इसको एक्सेप्ट करता है तो अनकंडीशनल होगा। फॉर एग्जांपल इसमें ये नहीं होगा कि हाँ अगर आप जो है मुझे 25 आपको मैं ये बाइक 25,000 पर बेच दूंगा, अगर उसने कोई कंडीशन लगा दी तो ये क्या होगा, ये काउंटर ऑफर हो जाएगी, ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी। मतलब कोई कंडीशन कोई भी लगा दे, फॉर एग्जांपल उसने कह दिया कि
अगर जो है हालात ठीक रहे, अगर जो है मोटरसाइकिल की प्राइसेस जो है ऊपर ना गई, तब मैं आप पर ये बाइसाइकिल बेच दूंगा, या सॉरी तब मैं ये आप पर मोटरसाइकिल बेच दूंगा। तब जो है ये क्या हो गई, कंडीशनल हो गई, और कंडीशनल जो है वो एक्सेप्टेंस जो है वो वॉइड होती है, वो सही नहीं होती। ठीक हो गया। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल। इसी तरह अलॉटमेंट ऑफ शेयर जब हम कर रहे हों तब क्या करते हैं हम, ये जो शेयर्स की अलॉटमेंट है या शेयर्स की जो अलॉटमेंट जो कि ऑफर की एक्सेप्टेंस है उसको अनकंडीशनल होना जरूरी है। इफेक्ट्स ऑफ इर्रेगुलर अलॉटमेंट। इर्रेगुलर अलॉटमेंट से इधर मुराद ये है कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स इस तरीके से हुई जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस का या रिस्ट्रिक्शंस का ख्याल नहीं रखा गया, तब क्या होगा, तब क्या इसका क्या असर होगा। तो सबसे पहले है ऑप्शन। ऑप्शन क्या मतलब कि शेयर होल्डर की ऑप्शन पर या शेयर होल्डर की ऑप्शन पर ये अलॉटमेंट वॉइडेबल हो जाएगी, लेकिन उनको ये ऑप्शन जो है विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कोई खास टाइम पीरियड के अंदर एक्सरसाइज करनी होगी। कि फॉर एग्जांपल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया गया, इसलिए हम अपनी ऑफर को रिवोक करते हैं, अपनी ऑफर को कैंसिल करते हैं और हम इस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को एक्सेप्ट नहीं करते, इसको वॉइडेबल करार देते हैं। तो ये ऑप्शन जो है किसके पास होगी, शेयर होल्डर्स के पास होगी। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने ऑफर कर दी, उन्होंने सही तरीके से ऑफर की, अभी जो है एक्सेप्टेंस को या जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है उसको जो है प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। इस वजह से हम कहते हैं, शेयर होल्डर्स कहते हैं कि इस अलॉटमेंट को हम वॉइड कहते हैं। ठीक हो गया, वॉइड करार देते हैं। अभी इसको मजीद अच्छे तरीके से समझने के लिए हम ये वाली डेफिनेशंस देख लेते हैं। द अलॉटमेंट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के ऑप्शन पर ये अलॉटमेंट वॉइडेबल है कि अगर वो इसको मानता है, इस अलॉटमेंट को जो है मानता है और मेंबर बनता है, तब भी उसकी मर्जी, और अगर नहीं बनता तब भी उसकी मर्जी। द ऑप्शंस टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड विद इन 1 month of the holding the statutory meeting, or where no statutory meeting is held, or where the allotment is made after the holding of the statutory meeting within 1 month after the date of allotment। मतलब अलॉटमेंट के 1 महीने के बाद जो है, या अलॉटमेंट के 1 महीने के अंदर ही उसको इस जो ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज करना जरूरी है। ठीक हो गया। सेकंड है हमारे पास कंपनसेशन। कंपनसेशन से मुराद है कि जब फॉर एग्जांपल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने ये इर्रेगुलर अलॉटमेंट की है, क्योंकि पावर ऑफ अलॉटमेंट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, तो अगर उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंटेंशनली वायलेट किया है तो इधर क्या होगा, इधर वो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा और उसको कंपनसेट करना जरूरी है। किनको? शेयर होल्डर्स को कंपनसेट करना जरूरी है जितना भी लॉस उन्होंने इस वजह से इर्रेगुलर अलॉटमेंट की वजह से बियर किया। लेकिन याद रहे इधर शेयर होल्डर्स को इसके खिलाफ केस दायर करना होगा अदालत में, और वो भी 2 साल के अंदर कि जैसी अलॉटमेंट हुई उसके 2 साल के अंदर शेयर होल्डर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर केस किया, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाउंड हुए गिल्टी हुए तो जो है वो इस लॉस के लिए कंपनसेट करेंगे शेयर होल्डर्स को। ठीक है, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। रिपेमेंट ऑफ मनी रिसीव्ड फॉर शेयर्स नॉट अलॉटेड, कि जितने भी शेयर्स जो कि जितनी भी मनी कंपनी ने रिसीव की है लेकिन उसके बदले शेयर्स को अलॉट नहीं किया, तो वो रिपे करेगी वो मनी जो कि कंपनी ने जिसके इवज शेयर्स अलॉट नहीं किए। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के सेक्शंस को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।